सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स का पहला पार्ट, है ना। उसमें अपन टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन पहले जान लेना अपने लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग देखें तो एवरी पर्सन मेंटेन अकाउंट्स, हर व्यक्ति जो है वो अकाउंट्स को मेंटेन करता है ना। अगर अपन एक छोटे से पान के टपरे वाले की भी बात करें तो पान वाला भी अपने पास में एक बुक रखता है जिसमें वो किसको पान उधार में बेचता है या मटेरियल अगर खरीदता है उससे रिलेटेड उसका रिकॉर्ड रखता है। और बड़े कंसर्न में जाए थोड़ा सा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का मतलब ऐसी संस्थाएं जहाँ पे एक मालिक होता है, जैसे अपनी दुकानें हैं, है ना। पार्टनरशिप कंसर्न का मतलब जहाँ पे मालिक एक से अधिक है, जिनको पार्टनर कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। और बड़े सेक्टर में अगर अपन जाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, हर व्यक्ति या हर संस्था अपने आप पे अकाउंट्स मेंटेन करती है। यदि सब लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत सभी लोग अपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें, है ना। ठीक, बेसिकली इस पार्ट में हम लोग वो सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करने लगेगा, बोलेगा, कोई बोलेगा हम 31 मार्च को अपना ईयर एंड करेंगे, तो दूसरा बोलेगा नहीं साहब हम तो 31 अगर 31 दिसंबर को करेंगे, बोलेगा सिंधी ईयर के हिसाब से करेंगे, बोलेगा नहीं हम हिंदू ईयर के हिसाब से करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने तो मुश्किल हो जाएगी ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको इसीलिए बोलता है 31 मार्च को ही हम आपका ईयर एंड मानेंगे, आप अकाउंट्स कैसे भी मेंटेन करो, है ना। तो यहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, है ना। ठीक, उस सिस्टम को ही बेसिकली हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स या खातों के प्रकार, है ना। ठीक, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है, इसको कहा जाता है हिंदी में व्यक्तिगत खाते। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत खाते। और दूसरा होता है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स को हिंदी में कहा जाता है क्या? वास्तविक खाते। क्या कहा जाता है? वास्तविक खाते, ठीक है ना। थर्ड वन होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स को हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र के खाते। क्या कहा जाता है? नाम मात्र के खाते। क्या होता है ये सब मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। पर्सनल अकाउंट्स के बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट्स, बेसिकली पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ पर्सन्स, है ना। मतलब व्यक्तिगत खाते जो हैं वो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, पर्सनल अकाउंट, तो ये व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। यहाँ पे व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, है ना। नेचुरल पर्सन्स का मतलब हम आप नेचुरल पर्सन्स हैं, है ना। राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, ये फॉर एग्जाम्पल। जी माने क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो नेचुरल पर्सन्स का मतलब जो हम आप चलते फिरते व्यक्ति हैं, हमारा अकाउंट कहीं हो सकता है, हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, हमारा अकाउंट कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है। वी आर ऑल नेचुरल पर्सन्स, वास्तविक व्यक्ति जिसको कहेंगे, ठीक है ना। सेकेंड वन होता है आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक व्यक्तियों से संबंधित खाते। क्या कहा जाता है? काल्पनिक व्यक्तियों से संबंधित खाते। आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स द पर्सन्स हु आर क्रिएटेड बाय अदर्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका नाम जो है वो दूसरों के द्वारा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन्स। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई चलता फिरता व्यक्ति तो नहीं है, है ना। ठीक, लेकिन ये नाम है जो उसके फाउंडर ने दिया है।
लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट आपके यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ हो सकता है, ठीक है ना, कि भैया कितने पैसे जमा हैं, निकाले हैं, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स, क्योंकि इनका नाम जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया होता है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे बैंक्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना, ठीक, या क्लब हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एटसेट्रा, ठीक है ना। कटनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज चलता फिरता व्यक्ति तो नहीं है, इसके फाउंडर हैं, जो भी है उनने दिया हुआ है, समझ में आ गई ना बात। तो ये नाम जो है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिनिधि व्यक्तियों से संबंधित खाते। क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि व्यक्तियों से संबंधित खाते। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में देखो इसके एग्जाम्पल जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, ये सब होते हैं, है ना। प्रतिनिधि व्यक्तियों से संबंधित खाते मतलब ये खाते बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज हैं और इन एम्प्लॉइज को सैलरी का पेमेंट जो है हम अगले महीने की 10 तारीख को करते हैं सपोज दैट, तो मार्च महीने की सैलरी जो है वो 10 अप्रैल को पेमेंट होंगी, है ना, ठीक। लेकिन मार्च महीने का खर्च तो है सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है सर्विसेज तो एम्प्लॉइज ने मार्च महीने में ही दे दी ना। अगर 1000 एम्प्लॉइज हैं सपोज दैट, उनकी सैलरी पूरी की पूरी ड्यू है, जो कि पेमेंट कब की जाएगी, अप्रैल में की जाएगी। तो हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं, एंट्री तुम लोगों को अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है अकाउंट्स तो तुम लोगों को मालूम है, अपन एंट्री क्या बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, ठीक। नाम लिखने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक। तो सैलरी अकाउंट डेबिट किया तो सैलरी पूरा का पूरा खर्चा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने डेबिट कर दिया क्योंकि उन्होंने सर्विसेज दे दी हैं। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखलाते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000 लोगों को का प्रतिनिधित्व कर रहा है या 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट, है ना। ये भी बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया पर्सनल अकाउंट्स और 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। नेक्स्ट इसके बाद में मैं बताऊंगा रियल अकाउंट्स, ठीक है। हाँ, इसको नोट करना हो तो कर लेना बेटा। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट्स, है ना। रियल अकाउंट जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, वास्तविक खाते। क्या कहा जाता है, वास्तविक खाते। पहली बात तो ये है कि रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ एसेट्स, है ना। तो रियल अकाउंट्स या वास्तविक खाते किस चीज़ से संबंधित होते हैं, संपत्तियों से संबंधित होते हैं बेसिकली। एसेट माने क्या होता है, संपत्ति, ठीक। तो रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ एसेट्स। Here assets are of 2 types, that is tangible assets and second one is intangible assets, है ना। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि what is the definition of asset, है ना, ठीक। Then asset is the thing which increases the earning capacity of the business. Asset is the thing which increases the earning capacity of the बिजनेस। मतलब एसेट कोई भी ऐसी वस्तु है, संपत्ति जो है वो कोई भी ऐसी वस्तु है जो व्यापार की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ाती है। जैसे मैं बोलूं कि फर्नीचर, है ना, अगर मैं क्लासरूम में बहुत अच्छा फर्नीचर लगवा लूं, एसी वगैरह लगा लूं, तो ऑलरेडी फीस बढ़ जाएगी, है ना, ठीक। तो कोई भी अगर आप कपड़े की दुकान में देखोगे, मॉल में देखोगे, बहुत अच्छा फर्नीचर लगा है तो वो लोग कहीं ना कहीं से वसूलते हैं, है ना। एसेट कोई भी ऐसी वस्तु जो व्यापार की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए। और आगे अपन पढ़ेंगे गुड्स,
गुड्स इज द थिंग विच हैज बीन परचेज फॉर रीसेल, मतलब ऐसी वस्तु जो हम खरीदें, किस उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से खरीदें, तो उसको क्या कहेंगे, गुड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे एसेट का मतलब समझ में आया होगा। तो रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ एसेट, है ना। assets here of two types, that is tangible assets and intangible assets. tangible assets मतलब क्या होता है, tangible assets means the assets which we can touch or which we can see or which we can feel also, है ना। ठीक, tangible asset को हिंदी में कहा जाता है स्पर्शनीय संपत्तियां। क्या कहलाता है, स्पर्शनीय संपत्तियां, मतलब ऐसी संपत्ति जिसको हम टच कर सकें, छू सकें या फील कर सकें या देख सकें, विच वी कैन सी, है ना, उसको क्या कहेंगे, टेंजिबल एसेट्स, है ना। जैसे अपन देखते हैं प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, कैश भी अपनी एसेट है ना, स्टॉक, ठीक है ना, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं, बिकॉज वी कैन टच और विच वी कैन सी, है ना, इसको देख भी सकते हैं अपन। सेकेंड वन होती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच वी कैन नॉट टच और विच वी कैन नॉट सी, है ना, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल अपन ले, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, है ना। अब तुम बोलोगे गुडविल, गुडविल देखो, इनको थोड़ा थोड़ा मैं तुम लोगों को बतला देता हूँ, कई लोगों को नहीं मालूम रहता है। गुडविल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल, या व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है ना। तुम लोगों ने देखा है, गुडविल मीन्स बेसिकली रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन है गुडविल, क्या है ना। ठीक, जैसे गुडविल जो है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है, पर्सनल नाम के कारण हो सकती है। जैसे दो डॉक्टर हैं, दोनों MBBS हैं या दोनों MS हैं, लेकिन एक की फीस 500 रुपये है और उसके पास पेशेंट की लाइन है, और दूसरे की फीस 100 रुपये ही रखी है उसने, लेकिन उसके पास कोई पेशेंट नहीं है। क्यों ऐसा, दोनों के पास तो MBBS की डिग्री है या दोनों के पास MS की डिग्री है, लेकिन पहले वाले डॉक्टर का नाम है, उसके कारण उसके पास में पेशेंट जाते हैं। प्लेस के कारण गुडविल हो सकती है ना। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ 10x10 की जगह स्टेशन के पास है और कहीं इंटीरियर में है ना, तो किस जगह की वैल्यू ज़्यादा है, तुमको मालूम है, कहाँ की जगह की वैल्यू ज़्यादा है, स्टेशन के पास की जगह की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों, दोनों तो 10x10 की जगह है ना, इंटीरियर हो चाहे स्टेशन के पास हो, लेकिन स्टेशन के पास ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ आप कुछ भी सामान रख के बेचोगे तो बिक जाएगा, लेकिन इंटीरियर में कहीं चले जाओगे तो वहाँ बिक जाएगा क्या कोई भी सामान, है ना। तो वहाँ पे क्या है, स्टेशन के पास की गुडविल है ना। ठीक, तो गुडविल जो है वो प्लेस के कारण हो सकती है या नेम के कारण हो सकती है, कुछ भी। ये इंटेंजिबल है, इसको आप देख तो नहीं सकते या छू नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन इसके कारण भी पैसे कमाता है आदमी। कैसे पैसे कमाता है, स्टेशन के पास अगर आप कोई भी सामान रख के बेचोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी बिकेगा ना, तो अर्निंग कैपेसिटी तो वहाँ बढ़ेगी। ठीक, पेटेंट, एक व्यक्ति ने अगर एक फार्मूला बनाया है ना, सपोज दैट हमने एक फार्मूला बनाया, अब हम ये चाहेंगे कि उस फार्मूले का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना कर ले। हम अगर कोई दूसरा व्यक्ति, देखो अगर फार्मूला बनाया, फार्मूले से अगर हमने बोला कि एक मेडिसिन बनाई, अगर वो मेडिसिन मार्केट में जाएगी तो वो फार्मूला तो किसी के हाथ में भी आ जाएगा, सबके हाथ में आ जाएगा। उस फार्मूले का उपयोग करके जो कोई दूसरा व्यक्ति है वो मेडिसिन बना लेगा और मार्केट में बेचने लग जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, फार्मूले को बनाने में मेहनत किसने की है, हमने की है, तो हम उस फार्मूले को पेटेंट एक्ट होता है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब यदि वो फार्मूला रजिस्टर्ड है तो उस फार्मूले का उपयोग करके कोई दूसरा व्यक्ति मेडिसिन नहीं बना सकता है। यदि वो ऐसा करना चाहेगा तो उसके लिए उसको हमारी परमिशन लेनी होगी।
और वो परमिशन हम फ्री में देंगे नहीं, उसके बदले में क्या देंगे, कुछ अमाउंट लेंगे ना उससे। तो ये क्या है, पेटेंट है ना, वो फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। एसेट तो है क्योंकि हम उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनटेंजिबल है क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं। और जिस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाया उसको क्या कहा जाता है, पेटेंट, है ना। कॉपीराइट, बुक लिखी राइटर ने, बाद में वो बुक पब्लिशर ने पब्लिश करी, है ना, तो जब पब्लिश करी तो उसकी रॉयल्टी वो हमेशा राइटर को देता रहता है ना। बुक अगर अच्छी है कम अच्छी है, बुक को देखने से तो नहीं आप अंदाज लगा सकते ना, उसको पढ़ोगे और जो उसका यूज़र होगा वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। तो ये क्या है, कॉपीराइट, राइट करने की सॉरी कॉपी करने का राइट, है ना, ये भी क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। वहाँ पे अपन ने क्या किया, उस बुक को जो है उस बुक को हमने, कॉपीराइट एक्ट होता है उसके अंतर्गत हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ना। बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कॉपी करेगा तो हमारी परमिशन लेगा, परमिशन हम फ्री में देंगे नहीं, तो पैसे तो कमाएंगे उससे, ठीक है ना, क्योंकि एसेट है लेकिन इंटेंजिबल है, ठीक। सिमिलरली ट्रेडमार्क, ISI का मोनो अगर किसी प्रोडक्ट में लग जाए, या पतंजलि का मोनो लग जाता है आजकल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है वो बिकने लग जाता है ना। तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, इसको अपन देख तो नहीं सकते, ठीक। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। समझ में आ गई ना बात। तो मैंने बताया रियल अकाउंट्स जो है वो एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और सेकंड वन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक। नेक्स्ट है अब नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स को हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र के खाते। क्या कहा जाता है, नाम मात्र के खाते, ठीक है ना। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और गेन्स, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट्स किससे रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस से और इनकम्स और गेन से। यहाँ पे एक्सपेंसेस, देखो बिजनेस में कोई ऐसी खर्चों की लिस्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस बहुत सारे खर्चे होते हैं, तुम लोग आगे पढ़ोगे भी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। मैंने कुछ एग्जांपल्स केवल यहाँ पे लिखे हुए हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेंट है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, सब खर्चे हैं, है ना, ठीक। तो पूरे के पूरे एक्सपेंसेस और इनकम्स या गेन्स मतलब प्रॉफिट्स, ठीक है ना। ये प्रॉफिट जैसे डिस्काउंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, अदर इनकम्स हो गई, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब क्या है, अपने लिए क्या है, इनकम्स या गेन्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने तुम लोगों को केवल 3 टाइप के अकाउंट्स बताए, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों अकाउंट्स में जो डेबिट या क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं, विथ एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको उतारना हो तो उतार लेना। देखो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों टाइप के अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करने के रूल्स क्या है ना। व्हाट आर द रूल्स फॉर डेबिट और क्रेडिट। आप लोगों को मालूम है हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट, मतलब एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ये बात सब लोगों को मालूम है ना, ठीक। तो तीनों टाइप के अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के अपने अपने रूल्स हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स मतलब व्यक्तियों से संबंधित खाते, अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा। रिसीवर माने क्या है, जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो रिसीवर है, वो डेबिट होगा, और गिवर क्रेडिट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ये इसको हिंदी में बोलेंगे प्राप्त करने वाला और इसको देने वाला। गिवर माने
देने वाला। जैसे कि एग्जांपल लूँ, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश ₹500, कैश प्राप्त हुआ है रमेश से 500। देखो किसी भी ट्रांजैक्शन में अपने को सबसे पहले दो एलिमेंट देखने होंगे। यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम रमेश ₹500 में दो एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो तुम लोगों को रमेश तो दिख ही रहा है कि रमेश से 500 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो रमेश तो हमको दिख ही रहा है। दूसरा एलिमेंट क्या है? कैश है। क्या है? कैश। ठीक है ना। कैश के बारे में मैं अभी बात कर नहीं रहा हूं क्योंकि वो बेसिकली मालूम है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल्स जब बताऊंगा तो इसके बारे में भी बता दूंगा तुम लोगों को, है ना। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश मतलब रमेश से हमको 500 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो रमेश यहाँ पे क्या है हमारे लिए? पर्सनल अकाउंट है और गिवर है। गिवर है मतलब वो पैसे देने वाला है ना, इसलिए उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि पेड टू सुरेश या पेड टू राम ₹200 मतलब राम को हमने पैसा दिया है 200 रुपये, तो राम रिसीवर हो जाएगा यहाँ, तो राम का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट होगा, वो बाद में बात करेंगे। तो रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। ठीक। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आप लोगों को मालूम है बेसिकली एसेट से रिलेटेड होते हैं। तो एसेट्स या तो बिजनेस में आएंगी या बिजनेस से जाएंगी। तो जब आती हैं व्हाट्स कम्स इन मतलब क्या आ रहा है वो डेबिट होगा, और व्हाट गोज आउट मतलब क्या जा रहा है वो क्रेडिट होगा, है ना। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, फर्नीचर परचेज किया है 2000 रुपये का, है ना। तो यहाँ पे पहले तो दो एलिमेंट अपन ने देखे। यहाँ पे दो एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं अपने को? एक तो फर्नीचर दिख ही रहा है और कैश सेकंड एलिमेंट क्या है? कैश है ना। अब फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर आया है और कैश गया है। दूसरी बात, फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं क्योंकि दोनों ही एसेट है ना हमारे लिए। ठीक। तो फर्नीचर रियल अकाउंट आया है, व्हाट कम्स इन इसलिए डेबिट होगा, और कैश रियल अकाउंट वाज गोज आउट गया है ना कैश हमारे पास से, तो क्रेडिट होगा। अगर मैं बोलूँ प्लांट सोल्ड रुपीज समथिंग, तो यहाँ पे प्लांट बेचा है तो पैसे आए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आया है कैश, और प्लांट क्रेडिट होगा क्योंकि प्लांट जो है वो बेचा है मतलब गया है। ठीक है ना। थर्ड वन होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स आप लोगों को मालूम है एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम्स और गेन से रिलेटेड होते हैं। तो पूरे के पूरे एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट होते हैं और पूरी की पूरी इनकम्स या गेन्स क्रेडिट होती है। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, रेंट पेड ₹500 किराया चुकाया है 500 रुपये, है ना। तो यहाँ पे दो एलिमेंट आपको इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या दिख रहे हैं? एक तो रेंट दिख रहा है और दूसरा कैश दिख रहा है। ठीक है ना। रेंट किराया चुकाया है, तो किराया हमारे लिए खर्च है ना। पहली बात तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, है ना। और रेंट चुकाया है तो कैश गया है हमारे पास से, और कैश रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखो बहुत बार स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर हमने किराया चुकाया है तो किराया भी गया है और कैश भी गया है, और किराया गया है इसलिए उसको भी क्रेडिट करना चाहिए, और कैश तो गया ही है इसलिए क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट क्या करेंगे भाई, है ना। किराया चुकाया है मतलब किराया गया है हमारे पास से। यहाँ पे लेकिन आप सोच ही गलत रहे हो, क्योंकि रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में तुम अगर रियल अकाउंट का नियम लगाओगे, तुम बोलोगे किराया चुकाया, तो किराया तो गया है सर इसलिए क्रेडिट कर दीजिए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? एक्सपेंस या लॉस डेबिट और इनकम्स और गेन्स क्रेडिट। तो रेंट खर्च है इसलिए डेबिट हुआ है, जा नहीं रहा है ना, जा रहा है इसलिए क्रेडिट नहीं होगा। खर्च है इसलिए
डेबिट होगा, और कैश एसेट है, जा रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है ना, व्हाट गोज आउट। ठीक, ये तीनों टाइप के अकाउंट से रिलेटेड रूल्स थे जो कि मैंने तुम लोगों को बताए, है ना। देखो इन रूल्स में कहीं भी अमाउंट वगैरह कहीं पे भी नहीं आ रहा है ना। तो नेक्स्ट, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जर्नल का फॉर्मेट, है ना। उसके बाद में सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विथ जर्नल। ठीक, थैंक यू।